शुरू करते हैं आज के थीम एनालिसिस से। आज का सबसे पहला टॉपिक है इंडिया यूके इन ट्रेड डील एक्सटेंड फ्रेमवर्क ऑफ टाइज। अब इसके मैं अगर बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर इंडिया और यूके के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। दैट वाज साइंड ड्यूरिंग द पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू यूके। द डील इज साइंड बाय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल who is from India, and Jonathan Reynolds, who is a trade minister. Key features of the agreement is replaces roadmap 2030 with new India UK Vision 2035 framework, and this aims to strengthen the bilateral trade, investments and political cooperation. अब उसमें बेनिफिट्स क्या होंगे यूके को? सबसे पहले तो यूके को एक ईजियर एक्सेस मिलेगा फॉर ब्रिटिश मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस पार्ट्स इन इंडियन मार्केट्स। उसके अलावा और क्या होगा? ब्रिटिश वर्कर्स वुड बी इन सेक्टर्स लाइक कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग, विस्की डिस्टिलिंग स्कॉटलैंड एंड सर्विस सेक्टर लंदन, मैनचेस्टर, लीड्स। तो ये जो हैं ये कहीं ना कहीं बेनिफिट्स पहुँचेंगे इन सेक्टर्स को। सो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स विल फेस लोअर टैरिफ्स इन इंडिया। What are the trade statements and significance regarding the FTA? PM Modi ने कहा today marks a historic day in our bilateral relations. Keir Starmer, UK PM, he emphasized the long-term vision and economic growth. UK minister ने इसे कहा Britain's biggest trade deal since Brexit 2016. अब political and strategic relevance की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो FTA agreement है ये दोनों ही गवर्नमेंट को अपील करता है फॉर द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स देम। दिस डील विल हेल्प देम फॉर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ऑल्सो शोज पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी बाय द यूके। रीइंफोर्सेस इंडियाज रोल एज अ स्ट्रैटेजिक ट्रेड पार्टनर ग्लोबली। अब ये हम सब जानते हैं कि यूएस ने टैरिफ्स जो है बढ़ाने की बात की तो इंडिया जो है वो अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। So this is a very great move and very important for India as well to diversify its trade and reduce dependencies on USA. अब यूपीएससी के बेसिस में मैं रिलेवेंस बता दूँ तो इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है जिसमें आपका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हो जाती है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की बात हो जाती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे। ग्लोबल इकनॉमी में GS पेपर 3 में इकनॉमी में MSME सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, टैरिफ रिफॉर्म्स एंड ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन ये आ जाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रॉबेबल क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी मेंस, क्योंकि ये मेंस ओरिएंटेड ही टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस द स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट इन द पोस्ट ब्रेक्सिट ग्लोबल एरा कंटेक्स्ट। दूसरा ऐसे आ सकता है, हाउ कैन सच ट्रेड एग्रीमेंट्स बूस्ट द इंडियन MSME sector, illustrate with recent examples. Supreme Court asked Madhya Pradesh High Court to hear claim of Bhopal gas victims of misclassification of illness on merits. So अगर मैं इस टॉपिक के रिलेवेंस के बारे में बात करूँ विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, सबसे पहले तो ये जो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आ जाता है। दूसरा GS पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एथिक्स में आ जाता है। अब बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो December 2 to 3 के बीच में आकर हुई थी। बेसिकली नाइट में हुई थी ड्यू टू गैस लीक इन 1984। अब उसकी वजह से क्या हुआ था कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो लीक हुई थी फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट। इट वॉज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है राइट्स groups to approach the Madhya Pradesh High Court regarding the misclassification of injuries and illness of gas tragedy. अब ये कौन से misclassification की बात की जा रही है? बेसिकली यहाँ पर petitioners ने claim किया है that severe and lasting injuries were wrongly categorized as temporary disablement and minor injury leading to undercompensation. यही हुआ था क्योंकि रिपोर्ट्स में अब क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी थी जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड थी, दिस वाज इन कोलैबोरेशन विद सम ऑफ द फॉरेन कंपनीज और कंपनसेशन को रिड्यूस करने के लिए जो सिवियर और लास्टिंग इंजरीज थी उनको रॉन्गली डिपिक्ट किया गया था एज टेम्पररी डिसेबलमेंट और माइनर इंजरी। उसके रूप में ये झूठी रिपोर्ट जो है ये पेश की गई थी।
की लीगल प्रोविजंस वर इन्वोक्ड, जिसमें भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 इनैक्ट हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि दिस प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कंपनसेशन ऑफ द विक्टिम्स। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं पेटिशनर्स से? दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट्स राजू रामचंद्रन, करुणा नंदी एंड प्रसन्न एस। विक्टिम्स इंक्लूड members of Bhopal gas पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा। Petition seeks to reclassification of victims suffering from the cancer, kidney failure, etc. as permanent disabilities. Adequate compensation to be provided by identifying correct categories of illness. सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है? इसमें CJI BR गवई हैं और जस्टिस विनोद चंद्रन है, इनकी बेंच है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट रूल ऑन मेरिट्स ऑफ द प्ली but directed MP High Court to decide on the merits. Now, what is Centre's position on this? Previously termed as Bhopal gas leak as a horrific and largest industrial disaster, Supreme Court in July 2023 rejected a curative petition seeking higher compensation, stating union government cannot be held liable for shortfall, placing responsibility on the Union Carbide Dow Chemicals. यानी यूनियन गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये यूनियन कार्बाइड का जो कंपनी है उसके ऊपर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। बट अगर हम लीगल सेंस में देखें तो इसमें गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो सिक्योरिटी चेक्स जो इलीगल फ्रेमवर्क से काम हो रहा था उसमें वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं। और उसके अलावा ये भी नहीं देखा गया कि क्या सेफ्टी वायलेशंस हो रहे हैं इंडस्ट्री में, नोटिस नहीं भेजे कि ये इग्नोरेंस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी रोल है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2023 में मानने से इनकार कर दिया। अब यूपीएससी के बेसिस में मैं बताऊँ कि क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला यहाँ पर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आ जाती है एंड एक्सेस टू जस्टिस फॉर डिज़ास्टर विक्टिम्स। अब ये NDRF के अंदर आ जाता है, NDA जो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ रेस्क्यू फोर्स होती है उसके अंदर आ जाता है। और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है कि ये जो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स होते हैं उससे आप कैसे डील कर सकते हो। प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियाज़ लीगल फ्रेमवर्क इन प्रोवाइडिंग जस्टिस टू इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर विक्टिम्स विथ रेफरेंस टू भोपाल गैस ट्रेजेडी। सेकेंड इज़ डिस्कस द रोल ऑफ judiciary in safeguarding the rights of marginalized communities post-industrial disaster. How can better classification and data management be improved? How can better classification and data management improve compensation mechanism in mass tort litigation? अब ये जो है ना, ये देखिए ये यूज़लेस क्वेश्चन है। आप मतलब क्योंकि ये यूज़लेस इन द सेंस इसलिए है क्योंकि जब लोगों में ही डिफ़ॉल्ट रहेगा तो क्लासिफिकेशन कैसे सही रहेगा। जब पैसे देकर ही आप अपना एथिक्स बेच दोगे, अपना मोरल बेच दोगे तो कैसे होगा। तो ये एथिक्स का टॉपिक आ जाता है आपका कि अगर आप वहाँ पर इंस्पेक्शन ऑफिसर हो या वहाँ का कलेक्टर हो, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसे सेफ्टी वायलेशंस हो रहे हैं इंडस्ट्री में, तो आपको क्या करना चाहिए एज ए DM, व्हाट एक्शंस यू शुड टेक। आपको ऐसी कंडीशन दे दी जा सकती है। ये एथिक्स के पेपर में ऐसी सिचुएशन आ सकती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नो प्लान और इंटेंशन टू मेक चेंजेस इन द प्रीएम्बल, लॉ मिनिस्टर टेल्स राज्यसभा। अब यहाँ पर प्रीएम्बल टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल टर्म काफ़ी समय बाद यूज़ हुआ है और उसमें भी सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आया है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में ये पूछ लें। मैं आपको इसके कंटेक्स्ट के बारे में बता दूं कि यहाँ पर जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने एक रिटन रिप्लाई दिया है टू राज्यसभा clarifying that government has no current plan or intention to remove or consider the word secularism and socialism from the preamble. So this response basically came in to the response of this statement came in response to a query by Samajwadi MP Ramji Lal Suman. अब की पॉइंट्स क्या इसमें बताए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो पेटिशंस थी दैट वर चैलेंजिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976
उनको डिसमिस कर दिया था, ठीक है. सो दिस रीअफर्म दैट पार्लियामेंट्री पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड्स टू प्रियम्बल but certain basic features like secularism are integral to the constitution. Now what is minister's clarification? Socialism in India signifies welfare state and does not impede private sector growth. Secularism is a part of constitution's basic structure and thus cannot be removed. ये मिनिस्टर का क्लैरिफिकेशन है. रिस्पॉन्सेज टू स्पेकुलेशन क्या है? दो सम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैव कॉल्ड फॉर अ रिव्यू ऑफ दीज टर्म्स, Minister clarified that such opinions do not reflect official government stance. So next, if we talk about Vice President Jagdeep Dhankar's commitments, so he said that terms like socialism and secularism were inserted during emergency and they were called as festering wound, and emphasized that preamble is a sacrosanct and not changeable. These are considered the words as a sacrilege to the spirit of Sanatan. अब ये आरएसएस मेंबर ने भी रिमार्क दिया है, जो आरएसएस के लीडर हैं दत्तात्रेय होसाबले, उन्होंने बोला है कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जो है दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रियम्बल दैट वाज ड्राफ्टेड बाय बी.आर. अम्बेडकर. सो गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है इस पे कि एनी चेंज टू द प्रियम्बल वुड रिक्वायर ब्रॉड कंसेंसस एंड डेलिब्रेशंस and no formal process has been initiated by the government as of now. So definitely ऐसा तो नहीं कि रातों रात ये पन्ने उखाड़ दिए जा सकते. इसमें पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है. ये अमेंडमेंट चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में. उसके अलावा 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है. और केशव नंदा भारती केस में जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर बात हुई थी वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं. ये PYQ से ही उठाए जाते हैं. PYQs में कई बार बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, केशव नंदा भारती केस हो गया, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हो गया. ये जितने भी फेमस अमेंडमेंट एक्ट्स हैं उनको उठा के पूछा गया है. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो कैसे आ सकते हैं? सबसे पहला ऐसे आ सकता है दैट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रियम्बल. Why are they considered integral to the Constitution's basic structure? दूसरा आ सकता है examine the role of judicial review in preserving the sanctity of preamble. Do you think ideological debates over the preamble reflect a challenge to constitutional morality? Discuss. So इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट आपका है हाई कोर्ट रिव्यूज लेजिस्लेशन अफेक्टिंग चॉइस ऑफ सरनेम इन मैट्रिलिनियल मेघालय. सो अब मैं आपको इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बताऊँ तो सो देयर वाज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट इज़ PIL दैट चैलेंजेस द प्रोविजन ऑफ खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1997, जो कि खासी के सोशल कस्टम और लीनेज पे डिपेंडेंट है. एक्ट प्रिजर्व्स द मैट्रिलिनियल लीनेज सिस्टम अमंग द खासी कम्युनिटी. इशू क्या है कि देयर इज़ अ डिनायल ऑफ शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट्स टू इंडिविजुअल्स दैट आर यूजिंग फादर्स और हस्बैंड्स नेम. अब लीगल इशू जो है इसे मेघालय कोर्ट में ले गया गया है. तो मेघालय कोर्ट में उन्होंने सॉर्ट किया रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टेट एडवोकेट जनरल. PIL questions the legality of restrictions imposed by the Lineage Act. Petitioners argue that surname preference should not determine the tribal status as long as the person meets the bloodline and the lineage criteria. की प्रोविजंस इन फोकस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स जो खासी के सोशल कस्टम है ऑफ लीनेज एक्ट 1977 उसकी बात हुई है. उसमें ये बताया गया है कि दिस एम्स टू प्रिजर्व द मैट्रिलिनियल स्ट्रक्चर. एज पर द 2023 अमेंडमेंट सरनेम बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस बिकेम कंटेंशियस. सो पेटिशन ये जो है इस पर्सन ने फाइल की थी हु इज़ फ्रॉम अ रिफॉर्मिस्ट ग्रुप. इन्होंने साइट किया था दैट एन ऑफिशियल लेटर ऑन जुलाई 21, 2020 that allowed surname flexibility. The letter was later withdrawn in May 24, leading to ST certificate denials. अब हाई कोर्ट का क्या स्टैंड है? द कोर्ट स्टेटेड दैट एफिडेविट्स may be required to settle lineage disputes. It emphasized expeditious resolution to avoid community-wide implications. So division bench of Chief Justice Indra Prasanna Mukherjee and Justice Vanalura
has been constituted for resolving the issues. Significance क्या है? This raises questions on individual rights versus the customary laws and highlights the identity, gender roles and autonomous district legislations. अब यहाँ पर एक टर्म बहुत ही commonly यूज़ हो रहा है, that is autonomous districts legislation, that is ADL. ये important है. इसका composition क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें आ जाती हैं. सो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं, नॉट लेजिस्लेशंस, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आई थिंक आपकी पॉलिटी में दी हैं, अगर नहीं दी हैं तो आप गूगल से उठा के देख सकते हैं, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है अभी. So this is important for tribal rights, federalism and constitutional protection of customs under Article 371 and 6th Schedule. अब Article 371 और 6th Schedule की भी बात हो गई, तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है. अब UPSC के रिलेवेंस में यहाँ सोसाइटी आ जाती है विथ रिस्पेक्ट टू द मेट्रीलिनियल सोसाइटीज़ इन इंडिया. खासी कस्टम्स आपको इसे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा. इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना अगर मेट्रीलिनियल लीनियज के ऊपर और सिस्टम के ऊपर, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, एग्जाम्पल नहीं दे पाओगे. और मेंस के आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल्स ही आपके आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं. GS पेपर 2 में आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, 6th शेड्यूल, ऑटोनॉमस काउंसिल, जैसे जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था. ट्राइबल राइट्स आ जाते हैं, ठीक है, ये तो नहीं है. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एथिकल डायमेंशंस इन्वॉल्व इन इन्फोर्समेंट ऑफ कस्टमरी laws in tribal societies. Second, evaluate the challenges of balancing individual identity rights with community traditions in matrilineal societies. ये लास्ट का स्टेटमेंट नहीं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी ट्राइब को रेफरेंस करके UPSC नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन. नेक्स्ट टॉपिक है आपका 24 years survey reveals that coral oak cover in Lakshadweep saw 50% of the reduction. Now this is a very important topic with respect to geography and environment. So अब इसमें जो basic topic discussion है that is about the coral reef degradation in Lakshadweep and it is highly related to environment and ecology. इसका context क्या है? 24 साल की एक long coral reef monitoring program था, उसकी study हुई है पूरी in Lakshadweep, जिसने रिवील किया है कि 50% की डिक्रीमेंट हुआ है इन कोरल रीफ कवर फ्रॉम 1998 टू 2022. की फाइंडिंग्स क्या है कि कोरल रीफ हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 37.24% टू 19.6%, दैट इज़ नियरली 50% रिडक्शन. अब डिक्लाइन हुआ क्यों है? सबसे पहले मरीन के जो हीट वेव्स है, रिपीटेड हीट वेव्स, ठीक है, ये है. Climate change, but of course a very important aspect. ENSO event, that is El Nino events 1998, 2010, 2016. Reduced recovery rate after bleaching. अब ये होता क्या है कि जब कंटिन्यूसली क्लाइमेटिक चेंज और अदर फैक्टर्स की वजह से कोरल्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी ब्लीचिंग होती है, तो उसकी रिकवरी जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है एंड रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, स्लो हो जाता है. स्टडी क्या हाईलाइट करती है? स्टडी टाइटल्ड लोकल इन्वायरमेंट फिल्टरिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मरीन हीट वेव्स इन्फ्लुएंस डिकेडल ट्रेंड्स इन कोरल कंपोजिशन. नाउ दिस इज पब्लिश्ड इन डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस जर्नल conducted by Nature Conservation Foundation since 1998. Reefs monitored were Agati, Kadmat, कावरत्ती. ये रीफ्स स्टडी की गई थी. ये नाम याद रख लीजिएगा, कभी अगर UPSC ने पूछ लिया कि इनमें से कौन सी कोरल रीफ्स हैं तो आपको पता होगा. फिर साइंटिफिक इंसाइट्स की अगर हम बात करें तो लोकल कंडीशंस लाइक हीट वेव, एक्सपोजर एंड डेप्थ, शेप रीफ रिकवरी, कोरल मोर्टालिटी डिक्रीज ओवर टाइम बट रिकवरी स्लोड डाउन. यानी कोरल मोर्टालिटी तो डिक्रीज हुई है लेकिन रिकवरी जो है वो अभी भी स्लो है. लोकल कंडीशंस लाइक वेव एक्सपोजर एंड डेप्थ शेप रीफ रिकवरी.
ये कंडीशन जो हैं ये शेप करती है रीफ की रिकवरी को। 6 ईयर ब्लीचिंग फ्री पीरियड नीडेड फॉर रीफ्स टू रिकवर इफेक्टिवली, ये साइंटिफिक इंसाइट्स हैं इनके। मतलब ये कंडीशन ज़रूरी है कि अगर कोई भी कोरल रीफ है उसको रिकवर करना है तो। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सो दिस हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी। और रीफ्स जो हैं बेसिकली उन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है। इसीलिए कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है। प्रोवाइड्स अ प्रिडिक्टिव फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई वल्नरेबल एंड रीसाइलेंट कोरल रीफ्स। कैन इन्फॉर्म मरीन कंजर्वेशन पॉलिसीज़ एंड अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज़। अब ये इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन, जोग्राफी एक्सेट्रा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स मरीन बायोडाइवर्सिटी, लॉस, कोरल रीफ कंजर्वेशन से रिलेट करके जो साइकोलॉजिकल फॉर्म में एसेज होते हैं आप उस पर लिख सकते हो। अब यूपीएससी में रिलेवेंस क्या है, तो प्रीलिम्स में आप देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रेसर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कोरल रीफ, तो डेफिनेटली इसमें सबसे ज़्यादा जो है मरीन हीट वेव्स ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। मेंस में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू कोरल रीफ्स इन इंडिया, डिस्कस विद रेफरेंस टू रीसेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम लक्षद्वीप। अब यहाँ पर रीसेंट फाइंडिंग्स की बात नहीं होगी, डिस्कस तक का ही रहेगा क्योंकि डायरेक्टली नहीं पूछेगा यूपीएससी। ये एग्जाम्पल आपको साइट करना पड़ेगा इन आंसर। अब इसी में आपका एक टर्म मेंशन्ड है अबाउट द एनजो इवेंट। अब एनजो इवेंट है क्या? एनजो इवेंट का सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। इट इज अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। बेसिकली दिस इज अ क्लाइमेटिक फिनोमेना which involves periodic change in sea surface temperature and atmospheric conditions over the central and eastern Pacific Ocean. Now this affects the global weather. इसके 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला अल्नीनो फेज होता है जो कि वार्मर होता है देन द पैसिफिक ओशन वाटर नियर साउथ अमेरिका, यानी चिली एंड पेरुवियन कोस्ट जो होता है, बेसिकली पेरुवियन कोस्ट, वहां का जो करंट होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय वार्म वाटर्स। दिस इज अ वीक ट्रेड विंड। दिस कॉजेज ड्रॉट्स इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्लड्स इन अमेरिकाज। दूसरा फेज होता है लानिनो का। दिस इज कोल्डर देन द नॉर्मल पैसिफिक वाटर and it has strong trade winds. This brings more rain to India and droughts to South America. तीसरा जो फेज होता है वो न्यूट्रल फेज होता है क्योंकि इसमें ना ही तो साउथ अमेरिका में ज़्यादा ड्रॉट होता है और ना ही इंडिया में बहुत ज़्यादा रेन होता है। सो दिस इज द नॉर्मल ओशन टेम्परेचर्स एंड विंड पैटर्न। ये बेसिकली एक नॉर्मल पैटर्न होता है। अब एनजो इवेंट का यानी अल नीनो का स्पेसिफिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मॉनसून, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न्स पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। सी यहाँ पर ये डायग्राम में एक्सप्लेन्ड है। सबसे पहले कंडीशन जो दिखाई गई वो नॉर्मल फेज होती है, यानी जो मैंने आपको थर्ड फेज बताया था वो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल फेज है जिस समय एनजो इवेंट का इम्पैक्ट नहीं होता है। इसमें होता क्या है, इक्वेटोरियल विंड्स क्या करती हैं, दे गैदर नियर वार्म वाटर पूल विच पूल्स टुवर्ड्स द वेस्ट। अब ये जो वार्म पूल है इन द वेस्ट ड्राइव्स डीप एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन। In east, local winds cause nutrient-rich cold water to upwell at the equator and along the South American coast. अब ये जो न्यूट्रिएंट, ये देखिए ये पेरुवियन कोस्ट है, ये साउथ अमेरिका का ये पेरुवियन कोस्ट है। यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ से वार्म वाटर अपवेल होके रिमूव होता है, मतलब इट पूल्स टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, दिस इज वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टिनेंट। सो कन्वेक्शन होता है यानी इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में मॉनसून अच्छा रहेगा। ये न्यूट्रल फेज होता है। अब यहां से क्योंकि गर्म वाटर चला गया, ठंडा पानी ऊपर आया, तो ये न्यूट्रिएंट रिच होता है। अब ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर इट इज गुड फॉर फिशरीज।
फिशिंग एक्टिविटी के लिए ये काफी अच्छा होता है। अब अल नीनो इवेंट में क्या होता है ये जानते हैं, यानी जब एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं। अल नीनो फेज में इसका उल्टा हो जाता है कि जो वार्म वाटर पूल है वो अप्रोच करता है टू दी साउथ अमेरिकन कोस्ट, यानी कि जो पेरुवियन कोस्ट है उसको। अब उसकी वजह से कोल्ड वाटर अपवेल नहीं हो पाता है, वो नीचे से इधर चला जाता है। ठीक है, वार्म वाटर एंड एटमॉस्फेरिक कन्वेंशन इट मूव ईस्टवर्ड, यानी जो भी गर्म पानी इक्वेटर का वो इधर साइड चला जाता है। So in strong El Ninos, the deeper thermocline of the South America means upwelled water is warm and nutrient poor. अब ये जब न्यूट्रिएंट पुअर वाटर होता है यहाँ पर तो डेफिनेटली फिशरीज पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर पेरुवियन कोस्ट पे बहुत ज्यादा बारिश होगी इस एरिया में, और ये ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में ड्रॉट जैसी कंडीशंस ये ले आएगा, यानी सूखा आएगा। क्यों? क्योंकि जो गर्म पानी चाहिए होता है भाप बनाने के लिए, भाप बनती है तभी बारिश होती है, वो तो आपका साउथ अमेरिका की तरफ चला गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कोल्ड वाटर रह गया इंडिया की तरफ, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसकी तरफ कोल्ड वाटर रह गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रॉट लाइक कंडीशंस बन गई। अब ला नीनो फेज क्या होता है ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। ला नीनो फेज में इसका रिवर्स होता है ऑफ द अल नीनो। इसमें जो विंड्स होती हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो ट्रेड विंड्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि जो भी इक्वेटर से जो भी गर्म पानी आता है वो आप पढ़ोगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के अंदर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITCZ भी कहते हैं। ये जो करंट होता है ना ITCZ पे, ये ईस्ट और वेस्ट बाइफरकेट होता है, कोरियोलिस फोर्स से भी इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये जब इधर साइड जाता है तो ट्रेड विंड्स इसको इधर कैरी कर ले जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अपवेलिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा, क्योंकि एक्सट्रीम में हो जाता है, तो एक्सट्रीम में इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में फ्लड लाइक कंडीशंस आ जाती हैं लानिनो इवेंट में। और क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन से एक्सट्रीम अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर है, तो इसीलिए पेरुवियन कोस्ट पे ड्रॉट हो जाता है। ये इसका बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, और ये कंसेप्ट आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका द इंडिया यूके FTA स्पेल्स अ पुअर डील फॉर पब्लिक हेल्थ। अब मैं अगर इसकी बात करूँ इस वाले टॉपिक की, तो इसमें बेसिकली दिस इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ इंडिया यूके FTA ट्रेड अग्रीमेंट। तो इसमें बोला गया है, मैं आपको समराइज करके बता दे रही हूँ। द इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दैट इज FTA हैज बीन साइंड इन जुलाई 2025. This raises a significant public health concerns despite its potential economic benefits. यानी हेल्थ सेक्टर यहाँ पर इग्नोर किए गए, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं द अग्रीमेंट कुड फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ हार्मफुल products such as ultra processed foods and sugary drinks into India by limiting the country's regulatory authority, mirroring negative impacts seen with NAFTA in Mexico. India lacks binding regulations on junk food marketing and labeling, making it vulnerable to increased consumption of unhealthy products, especially among the children. अब क्योंकि ये आपका मार्केट एक्सेस काफ़ी ज़्यादा है, फूड इंडस्ट्री में है, मेडिसिनल इंडस्ट्री में है, तो उसकी वजह से डर है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। द अग्रीमेंट्स इम्पैक्ट इज हाइटेंड बाय इंडियाज स्लो अडॉप्शन ऑफ रोबस्ट फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग FOPNL to warn consumers about high fat, sugar, and salt content. Despite growing evidence of rising obesity, diabetes, and hypertension, India's policy responses has been sluggish due to industry pushback and bureaucratic delays. The entry of cheaper, unhealthy food under the FTA could worsen this trend, undermining public health goals. The article basically argues that FTAs must incorporate public health safeguards, including stronger food labeling and advertising regulations. अब इससे क्या होगा कि बेसिकली दिस वुड एम्फसाइज द नीड फॉर इंडिया टू प्रायोरिटाइज हेल्थ
and overtrade interest by implementing science-backed nutrition policies. Without such measures, the FTA could result in public health crisis, particularly among the children and adolescents, and further strain India's already burdened healthcare system. So यहाँ पर जो major concern है about the FTA is the public health. Next आपका topic है the fault lines in India's electoral architecture are visible. अब ये article basically this article critiques the visible flaws in India's electoral architecture, highlighting how elections fail to represent the diversity and complexities of Indian society. It discusses the voter exclusion issue, especially the disenfranchisement of marginalized communities such as migrants, the poor, and religious minorities. अब ये आर्टिकल जो बेसिकली आपने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है बिहार में उससे रिलेट करके पूछा गया है, पूछा नहीं गया सॉरी आया है ये, उससे रिलेट करके पूछा गया कि क्या जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है उसके उसका क्या असर पड़ा है मार्जिनाइज ग्रुप पे, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन कंसिडर नहीं कर रहा है, जैसे आधार कार्ड नहीं कर रहा है कंसिडर, रेशन कार्ड्स नहीं कंसिडर कर रहा है, तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें नहीं कंसिडर कर रहा है. आपको अगर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट्स ही दे सकते हो. So due to the rigid residency-based enrollment systems, the Bihar poll exclusion case revealed the deep gaps in the system, where many genuine voters were denied right to vote. The article contrasts two democratic models. जो दो डेमोक्रेटिक मॉडल्स हैं उनका नाम यहाँ पर लिया गया है, दैट इज लिबरल इंडिविजुअलिज्म and representational equity. This is versus representational equity. So this argues that India leans heavily toward the former, neglecting structural inequalities. The reliance on outdated tools and a centralized framework by the Election Commission of India further exaggerates this disconnect. It stresses the need to reform electoral process to better reflect ground realities and ensure true democratic participation. Ultimately, it calls for an urgent reimagining of electoral systems to include and empower marginalized voices in Indian democracy. सी अब यहाँ पर कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट्स को कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो प्लेस ऑफ ओरिजिन को डिफाइन करते हैं, यानी आप कहाँ से हो. बिहार में भी बहुत से लोग बाय द वे ऑफ पोस्टिंग और एनी अदर सीन्स दे आर बीन पोस्टेड इनटू बिहार. अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर जो है वहां पर रेजिडेंशियल, अगर आपने आधार कार्ड, जो लोग 10-15 साल से या 20 साल से रह रहे हैं, तो जब आधार कार्ड इशू कराने का पूरा सिनेरियो चला था उस समय बहुत से लोगों ने अपना रेजिडेंस जो है वो बिहार का ही लिखवाया था. इस वजह से एक प्रॉपर पोल काउंटिंग नहीं हो पाती, इसीलिए यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट्स कंसिडर किए जा रहे हैं. So next topic है आपका India UK trade deal likely to boost farm export growth by 20%. The India UK CETA sharpens India's competitive edge on a number of agriculture and food related items according to an official. मैं आपको इसको समराइज करके बताता हूँ. यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है अबाउट द इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, दैट इज सिटा. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, इसे सिटा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. So this is expected to boost India's farm export growth by over 20% in the next 3 years. The ideal includes significant tariff reductions on agricultural exports and gives India a competitive edge in key sectors like grapes and processed foods. While the UK imports far more from India than vice versa, the agreement opens opportunities in high value agricultural products. Sensitive Indian sectors like dairy and apples are excluded to protect domestic interest. Overall, CETA is seen as a strategic move to enhance India's agri trade while safeguarding food security and vulnerable farming communities. नेक्स्ट आपका टॉपिक है दलित्स, आदिवासीज एंड वुमेन आर द कोर ऑफ कॉपरेशन
न्यू कॉपरेशन पॉलिसी ऑफ द सेंटर सेज शाह। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बात करूँ तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने अनवेल किया है नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी 2025, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि दलित, आदिवासीज एंड वुमेन आर द कोर फोकस। सो दिस इज ओनली द सेकेंड सच पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। सबसे पहली पॉलिसी जो है वो 2002 में आई थी। दिस वाज अंडर द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। The policy aims to connect 50 crore people through cooperative development, targeting the inclusive growth and rural empowerment. It emphasizes creating vibrant, inclusive, and futuristic cooperations societies and expanding into new sectors like taxi services, insurance, and green energy. Shah stated that cooperative sector can transform lives by helping people fulfill aspirations despite lacking capital, especially in rural and marginalized communities. अब probable questions कैसे आ सकते हैं कि which of the following sectors are included in the national cooperation policy? ठीक है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, टैक्सी सर्विसेज है, स्पेस रिसर्च है एंड इंश्योरेंस है। डेफिनेटली टैक्सी सर्विसेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मेंस में ऐसे आ सकता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेशन पॉलिसीज इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एम्पावरिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इन इंडिया। या ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ कैन यू एम्पावर marginalized communities in India by the means of cooperative policies। दूसरा ऐसे आ सकता है evaluate the role of cooperatives in achieving rural development and economic inclusion। इन पे नोट्स जरूर बना लीजिएगा क्योंकि इनडायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा लेकिन इनडायरेक्टली इस थीम के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अ स्लो रिवाइवल, इंडिया टाइज विद चाइना आर ऑन द मेंड बट म्यूचुअल ट्रस्ट नीड्स रीबिल्ड। अब यहाँ पर जो रिसेंट में रिवाइवल हुआ था वीजास का और काफी ज्यादा ट्रेड टॉक्स हो रही हैं, ब्रिक्स जो समिट हुआ था उसमें भी काफी ज्यादा हमने देखा था कि चाइना एंड इंडिया कुछ प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ आए थे। क्यों आए थे? इसका रीजन है जो यूएस द्वारा टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, हाई टैरिफ्स, उसकी वजह से इंडिया जो है ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है, तो इसीलिए आया था। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा क्या है। सो दिस basically topic highlights the cautious revival of India-China relations following the tensions from 2020 Galwan clash. India's decision to resume tourist visas for Chinese nationals and China reopening the Kailash Mansarovar Yatra route signals diplomatic thaw. Both sides agreed to review direct flights and hold dialogues on economic issues, investment restrictions, and critical mineral trade. However, mutual distrust lingers due to lack of transparency on the reason behind PLA's 2020 aggression. That is जो गलवान घाटी में जो हुआ था एग्रेशन, उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन हुई थी उसमें, उसकी वजह से अभी भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट है। सो वाइल हाई लेवल मीटिंग्स लाइक द WMCC कंटिन्यू, की इश्यूज लाइक de-escalation, infrastructure dismantling and restoring pre-2020 petroleum norms remain unresolved. India's concern also extend to China's Brahmaputra mega dam। ये हमने कल अपने टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। जो जैंगपो रिवर पे, यार्लंग जैंगपो रिवर है, उस पे जो डैम बनने वाला है, ये देखिए यहाँ पर नाम दिया है तिब्बत में, वो एक मेजर कंसर्न है। सो इंडियाज कंसर्न extend to this dam also. Despite normalization attempts, resolved core border issues and PLA's ties with Pakistan undermine the trust. So this editorial basically warns that without transparency and clear guarantees, the peace process may alter, risking regional stability. सो ये जो इशू है बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। अब एक जो की क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एनालाइज द चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स इन द रीसेंट रिवाइवल ऑफ इंडिया चाइना बायलैटरल टाइज पोस्ट गलवान क्लैश। इस तरीके से आ सकते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पीएम्स मालदीव ट्रिप सिग्नल्स इंप्रूव टाइज। अब यहाँ पर जो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि क्या बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था मालदीव्स उनके 68th इंडिपेंडेंस डे पे। सो दिस मार्क्स अ थॉ इन इंडिया मालदीव्स रिलेशंस that has been strained since September 2023 when President Mohammad Muizzi took office. Initially seen as China leaning, Muizzi had asked India to withdraw its military personnel. However, diplomatic engagement since then
included bilateral meetings and economic cooperation. So this has improved some ties. India's support in infrastructure, healthcare, education, and defense through grants and credit lines continues to play a vital role in Maldives' development. The PM's visit is seen as an opportunity to restore strategic and regional cooperation in the Indian Ocean region. अब ये जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पर्सपेक्टिव है, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो आपके जीएस पेपर में आता है, उसमें एक जो फैक्टर आता है वो इंडियन ओशन रीजन का है. उस पर जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं, जितने भी इश्यूज आते हैं करंट अफेयर्स में, उसको बिल्कुल हाईलाइट करके आप लोग अपने नोट्स इस पर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है. The PM's visit is seen as an opportunity to restore strategic and regional cooperation in the Indian Ocean region, crucial to India's Sagar, that is security and growth for all in the region. Sagar का full form है security and growth for all in the region vision. India's earlier projects like Greater Mail Connectivity Project and lines of credit totaling $2.5 billion further strengthen the relationship. The visit symbolizes India's focus on neighborhood first policy and countering China's influence in the Indian Ocean region. So कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस को जो कि इंडियन ओशन रीजन में बना है उसको भी काउंटर करने का प्रयास कर रहा है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है एज क्लाइमेट चेंज इवन स्पाइक की फोकस शुड बी ड्राउनिंग प्रिवेंशन. अब ये जो टॉपिक है ये क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन सेफ्टी पे है. इसका कंटेक्स्ट मैं बता दूं कि देयर हैज बीन ड्राउनिंग इंसिडेंट ऑफ अ 4-year-old बॉय in Tamil Nadu that has sparked debate on urban safety and drowning prevention amid the climate change induced events. What are the key highlights? So, drowning as a public health hazard, often overlooked in urban planning. Children which are of the age from 0 to 14 years are at high risk, and there are bucket deaths, tanks, pits, and drains are common drowning hazards. अब ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है. उसके साथ साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, लॉज है, लीगल फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्लेसेस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये एथिकल सेंस में भी आ सकता है. आप ये मत सोचिए कि जीएस पेपर में ही इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पर जो मेजर इशू हाईलाइट किया गया, मोस्ट विक्टिम्स दे ड्राउन अलोन, इंडिकेटिंग द नीड फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस एंड सेफ्टी सिस्टम्स. अब इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है कि बिकॉज ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेट there has been heavy rains, flooding, and poorly maintained urban spaces. This created new drowning hazards. So, urban floods turning roads, sewers, and channels into potential death traps. रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स आई हैं कि ड्राउनिंग इन आवर प्रोग्रेस जनवरी 2025 में जो रिलीज हुई थी उसमें बोला गया था कि अर्बन फ्लड्स दे अफेक्ट लैक्स ऑफ पीपल एनुअली. और 2011 से 20 के बीच में 1500 लोगों ने, अराउंड 1500 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है उसकी फ्लड्स की वजह से. और WHO रिपोर्ट क्या बोलती है 2023 की, वो ये कहती है कि 75% ऑफ द फैटालिटीज इन द फ्लड डिजास्टर्स आर ड्यू टू ड्राउनिंग and rising unplanned urbanization and increasing hazard exposure. This is what I was saying कि जो unplanned urban expansion हो रहा है उसको डील करने के लिए कुछ लॉज भी हैं टू प्रिवेंट डिजास्टर्स. और ये टॉपिक आपका आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, इसलिए इस टॉपिक को रिलेट करके काफी ज्यादा ध्यान रखिएगा. अब गवर्नेंस एंड डिजाइन फेलियर्स भी होते हैं क्योंकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दे लैक्स proper fencing, covering of tanks, drainage maintenance. So there is a pedestrian safety in design priorities also. अब urban engineering and maintenance are often neglected और they are patchy. पैसे देकर रफा दफा कर दिया जाता है. अब यूपीएससी के बेसिस में मैं आपको बताऊं इसमें जो रिलेवेंस आ जाता है वो सबसे बड़ा रिलेवेंस आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से ही है और कोई इसमें रोल नहीं है. उसके अलावा क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो इंसिडेंसेस होते हैं एक्सीडेंट्स पे, और इंडिया को किस तरीके से अपनी प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए टू डील विद सच इंसिडेंसेस. प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले ऐसे आ सकता है डिस्कस हाउ क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इन अर्बन इंडिया, सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स. इसमें ही आपका सारा कवर हो जाएगा.
दूसरा ऐसे आ सकता है, अर्बन फ्लड्स इन इंडिया आर नॉट जस्ट अ ड्रेनेज प्रॉब्लम बट अ पब्लिक हेल्थ इशू, एग्जामिन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। तीसरा ऐसे आ सकता है, हाउ कैन अर्बन प्लानिंग बी इम्प्रूव टू रिड्यूस एक्सीडेंटल डेथ्स इन द वेग ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब ये तो एक इवेंट है। दूसरा आपका अर्थक्वेक भी आ जाता है। अर्थक्वेक प्रोन जो एरियाज हैं वहां पर अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बनाने की पहले ही दिल्ली में ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, लेकिन कोई भी बिल्डर इस पे ध्यान नहीं देता है। तो उसकी वजह से कोलैप्सेस हो जाते हैं जब अर्थक्वेक आता है मेजर। आपका अगर सिवियर अर्थक्वेक आ गया मैग्नीट्यूड का, तो वो इफेक्ट कर जाएगा, वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। इसमें हो सकता है कई लोग भी इस मलबे में मर जाएं। और ये गवर्नमेंट ने सिर्फ ऑन पेपर्स रखा है, कोई इसका ध्यान नहीं देता है। तो इसमें सबसे पहली अथॉरिटी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। सो एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद सच सिचुएशंस? सो दिस इज योर कंसर्न। और ये एथिक्स के पेपर में भी आ सकता है। आपको सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि आप बताइए। So this was the last topic of the day. Here I end my analysis. I request you to like, subscribe and share my channel. Thank you and have a nice day.